हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज सानिध्य और मैं हूं आपका बिजनेस फैकल्टी गाइस फॉर क्लास 12th। तो KG1 से लेके 12th तक की कोई भी वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर आपको सारी के सारे वीडियोस मिल जाएंगे ऑल फॉर फ्री। सारी के सारे वीडियोस आपको फॉर फ्री ही मिलेंगे। तो बेटा हमने स्टाफिंग के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली, मतलब अब आ चुके हैं ऑलमोस्ट हम NCERT के एंड पे। इसमें आपको अच्छे खासे सेट ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि लॉन्ग आंसर्स हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर, लॉन्ग आंसर्स के अंदर आपको अब प्रेजेंट करना होगा। केस स्टडीज वगैरह आएंगे आपके पास जिसको आपको प्रेजेंट करना होगा, एडवाइस देनी होगी। यूजुअली क्या होता है, जैसे बिजनेस के अंदर ना आप देखो ना, कोई भी इंसान बिजनेस खोल के बैठता है तो उससे ना वार्तालाप जरूर किया जाता है, वार्तालाप बहुत किया जाता है कि अरे यार ऐसी कोई दिक्कत होगी तो क्या करेंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम हो गया तो क्या करेंगे। तो ऐसे कॉन्वर्जेशन वगैरह काफ़ी होती है। एक इंसान कुछ प्रॉब्लम लेके आता है और दूसरा इंसान उसको सॉल्यूशन देता है। तो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन का खेल होता है ये बिजनेस के अंदर। क्लियर है? चलिए ज़रा देखते हैं इसके अंदर बेटा क्या करने वाले हैं। स्टाफिंग के अंदर हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आता है लॉन्ग का, लॉन्ग आंसर्स का। सबसे पहला आता है बेटा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स many specialized activities and duties explain। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, HR मैनेजमेंट में इंक्लूड करती है बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज और ड्यूटीज। वो एक्टिविटीज क्या है, HR काम क्या करता है, HR मैनेजमेंट काम क्या करता है, उनकी ड्यूटीज क्या है, वो सब चीजों के बारे में हम यहां पे पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? चलिए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ह्यूमन रिसोर्सेज इज द फाउंडेशन ऑफ एनी बिजनेस। ह्यूमन रिसोर्स जो है वो फाउंडेशन है किसी भी बिजनेस का। फाउंडेशन मतलब क्या? बुनियाद, बुनियाद बोल रहा है, फाउंडेशन, फाउंडेशन ऑफ एनी बिजनेस। द राइट पर्सन कैन टेक, सही इंसान जगह ले सकता है बिजनेस के अंदर टू अ ग्रेट हाइट वेयर द रॉन्ग पर्सन या रॉन्ग पीपल कैन ब्रेक द बिजनेस। कि एक बोला जा रहा है जैसे एक प्लेयर, जैसे इवन ना क्रिकेट टीम में भी आप जो सिलेक्शन करते हो किसी प्लेयर का, तो एकदम सोच समझ के करते हो कि एक प्लेयर है जो कि भैया अच्छा खेलकर आपका वर्ल्ड कप जिता सकता है, और एक प्लेयर है जो कि ठीक ठाक खेलकर या गंदा खेलकर आपको डुबा भी सकता है। तो वो नए और अच्छे प्लेयर का चुनाव करना बहुत जरूरी है कि उस इंसान को लेके आना जो कि हमारी, बेटा बहुत सारे प्लेयर्स हैं इंडियन टीम के अंदर और इंडिया के अंदर जो कि बहुत काबिल तारीफ प्लेयर्स हैं, लेकिन कई बार बड़े बड़े प्लेयर्स को बेंच पे बिठा दिया जाता है या उनको सेलेक्ट नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि टीम की क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। अब जैसे कि अगर देखा जाए तो बेटा क्या होता है, कई बार आपको नहीं पता होता कि कोच या वो इंस्टीट्यूशन कैसे आपके जजमेंट्स ले रहा है। कई बार बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स को सिलेक्ट नहीं किया जाता, टीम्स के अंदर बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स को सिलेक्ट नहीं किया जाता है। आपने देखा होगा भैया रोनाल्डो वर्ल्ड कप के टाइम पे बेंच पे बैठा हुआ था, पर आपको क्या पता, आपको क्या पता कि भैया उसके अलावा टीम को और कैसे इंसान की जरूरत थी, कैसे प्लेयर की जरूरत थी। मीडिया वाले, नॉर्मल इंसान अपनी अपनी सोच से कुछ ना कुछ अपना राय देते रहते हैं, जो कि स्वाभाविक है, इमोशनल हो जाते हैं लोग इसलिए राय भी देते हैं। लेकिन जो कोच है जिसकी जिंदगी फुटबॉल है या स्पोर्ट है, उससे बेहतर तो हम जानते नहीं, हाँ या ना? उससे बेहतर हम जानते नहीं, उसे पता है कि किस चीज को क्या प्रायोरिटी देनी है, कौन सा इंसान कौन सी जगह पे बेहतर है। कई बार बड़े से बड़े प्लेयर भी बेंच पे बैठे होते हैं, सब्स्टिट्यूट बैठे होते हैं। क्यों? क्योंकि टीम को जिस प्लेयर की जरूरत है वो प्लेयर अभी खेल रहा होगा, उस प्लेयर को लाने की जरूरत है। समझ आया? कई बार बड़े बड़े प्लेयर्स को सिलेक्ट इसीलिए नहीं किया जाता। तो सही इंसान सही काम के लिए जरूरी है चुनाव करना। सही इंसान आपको ग्रेट हाइट्स तक भी पहुंचा देगा, गलत इंसान आपको बर्बाद भी कर देगा। वही बात करी गई है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स मेनी स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज, ड्यूटीज, व्हेयरएज दीज फॉलोज व्हिच आर, कौन सी हैं? रिक्रूटमेंट। बेटा रिक्रूट करो, पहले लोगों को अट्रैक्ट करो, क्वालिफाइड लोगों को लेकर आओ हमारे पास कि जो लोग की पोटेंशियली एम्प्लॉय हो सकते हैं उन लोगों को लेके आओ। ठीक है? दूसरी बात क्या बोल रहे हैं जरा देखो, दूसरी बात बोलते हैं कि एनालाइजिंग जॉब्स एंड प्रेपरेशन। अच्छा बेटा इनको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो, रिक्रूटिंग प्रोसेस को भी थोड़ा और एलैबोरेट कर सकते हो आंसर को बड़ा करने के लिए। एलैबोरेट क्या कर सकते हैं?
पूल ऑफ पीपल का इकट्ठा करना, मतलब पूल ऑफ पीपल लेके आना, लोगों को लेकर आना, है ना, लोगों को लेकर आना, उन्हें अट्रैक्ट करना कि हमारी कंपनी में आकर अप्लाई कीजिए, ये सब चीज़ें करना, ठीक है, ये एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फिर आता है एनालाइजिंग जॉब्स इन प्रिपरेशन, एनालाइजिंग जॉब्स एंड प्रिपेयरिंग जॉब डिस्क्रिप्शन, कि जॉब के बारे में, जॉब्स के बारे में एनालाइज करिए कि कौन सी जॉब्स की ज़रूरत है हमें आज कंपनी के अंदर। प्रिपेयरिंग जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन बताइए कैसी कैसी जॉब्स के लोगों की ज़रूरत है आपको, किस तरह में सहायता चाहिए लोगों की, कैसे लोग आप कंपनी के अंदर लाना चाहते हो। डेवलपिंग कॉम्पनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान, बोला जा रहा है कि भैया अब कोई इंसान आ भी रहा है तो बदले में कुछ दोगे ना, बदले में क्या दोगे बेटा, पैसा दोगे, कंपनसेशन दोगे, इंसेंटिव प्लान दोगे, इंसेंटिव्स दोगे, कुछ समझ आया, कुछ भैया अलाउंस दोगे कि कोई आप एक्स्ट्रा कुछ पैसे दोगे कि अगर इतना इतना टारगेट अचीव कर लिया तो इतना पैसा आपको मिल जाएगा। ये सब चीज़ें आप देखोगे तभी आप इसको कुछ बेनिफिट कर पाओगे। समझ आया कि मतलब क्या कॉम्पनसेशन क्या देना है, बदले में एम्प्लॉयज़ को देंगे क्या और कितना देंगे उसको डिसाइड करना। फिर आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग करना, उनको बताना कि कॉर्पोरेट कल्चर में काम कैसे होता है, किस तरह से कंपनी काम करती है, कैसे उनको और बेहतर बनाना, डेवलप करना, ये सारी बातें सिखाई जाती हैं किसके अंदर, आपके एम्प्लॉयमेंट के अंदर। ऑल्सो रिक्रूटिंग पार्ट के अंदर, रिक्रूटिंग के अंदर आप जो है हर तरह से पार्ट कर रहे हो, रिक्रूट करोगे, फिर उसके बाद ट्रेनिंग होगी बाद में, है ना, ट्रेनिंग होगी, सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, कई सारे प्रोसेस अपन ने देखे। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट क्यों बेहतर होता है वो भी समझाया। ट्रेनिंग क्या होगा, ट्रेनिंग मतलब अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरह से ट्रेन करना, बेहतर बनाना जिससे कि वो बेहतर तरीके से काम कर सके, नॉलेजेबल हो सके, स्किलफुल हो सके। डेवलपमेंट मतलब क्या, अपने आप की एक्टिविटीज़ को बेहतर करना हर एक एरिया में, ना ही सिर्फ नॉलेजेबल होना पर हर एक एरिया में कंप्लीट होना, डेवलप्ड होना, इम्प्रूव्ड वर्जन होना, ठीक है, उसे डेवलपमेंट कहा जाता है। ये हमारा आंसर बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के सिलेक्शन के लिए प्रोसीजर बताइए कि किस तरह का प्रोसीजर आपका इस्तेमाल किया जाता है। अब बेटा प्रोसीजर क्या है, आपने देखा होगा ना, लोग पसंद आया, कोई अच्छा लगा काम करने वाला, आजा भैया काम कर ले हमारे साथ, ऐसा थोड़ी होता है। नाई की दुकान थोड़ी है भाई, नाई की दुकान थोड़ी है कि जो मर्जी आया कर लिया, जब जिसको आना चाहे बुला लिया, जब जिसको भेजना चाहे बाहर भेज दिया। इट डजंट वर्क दैट वे, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, द प्रोसेस इज, सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो आइडेंटिफाई करता है चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब। जॉब में बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो कि आपको बेनिफिट या फायदा पहुंचाएं, है ना, बेनिफिट या फायदा पहुंचाएं, पर उसमें से सही इंसान का चुनाव करना बहुत जरूरी है, सिलेक्शन करना सही व्यक्ति का बहुत जरूरी है। अ वेल ऑर्गेनाइज सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ पर्सनल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। फॉलोइंग स्टेप से आप एक बेटर इंसान को चूज कर सकते हो कि जिसमें एरर ना हो कि भैया अच्छे आदमी को हमने रिजेक्ट कर दिया और बुरे आदमी को हमने सेलेक्ट कर लिया जस्ट बिकॉज कि वो बोल बहुत अच्छे से रहा था, बातें बहुत अच्छे से कर रहा था, एक्टिंग अच्छी कर लेता है कॉन्फिडेंट होने की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका आप कुछ तरह से टेस्ट लीजिए। टेस्ट कैसे बेटा, प्रिलिमिनरी टेस्ट, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब क्या है, इट हेल्प्स द मैनेजर टू एलिमिनेट अनक्वालिफाइड और अनफिट जॉब सीकर्स। कि अनक्वालिफाइड जो हैं, जो लोग मतलब इतने ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं हैं, मे भी बोल सकते हैं कि जिस जॉब लेवल के लिए हमें क्वालिफाइड इंसान या एजुकेटेड व्यक्ति की ज़रूरत है वो है ही नहीं इतना, तो उसको हटाओ। दूसरी बात, अनफिट जॉब सीकर्स। बेटा जॉब सीकर मतलब क्या, अनफिट जॉब सीकर्स ऐसे लोग जो कि जॉब ढूंढ रहे हैं। अनफिट मतलब क्या, जो कि उस जॉब के लायक नहीं है, वैसे लोगों को आप हटा दीजिए। अब बेटा किसी लेबरर को आप कभी भी कोडिंग करने के लिए नहीं दोगे, ठीक है, किसी भी लेबरर को आप कभी कोडिंग करने के लिए नहीं दोगे क्योंकि वो अनफिट है उस काम के लिए, है ना। या किसी ऐसे बहुत ही ज़्यादा, बॉडी शेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी आदमी को जो कि बहुत ही ज़्यादा फैट है या बहुत ज़्यादा मतलब वो मूव नहीं कर सकता ज़्यादा, क्या उसको एज अ लेबरर रखोगे आप? नहीं रखोगे। क्यों नहीं रखोगे? क्योंकि बेटा वो ही लुक्स अनफिट फॉर इट।
वो थक जाएगा, जल्दी काम नहीं कर पाएगा, और मुझे चाहिए कि भैया मेरा काम जल्दी से जल्द हो सके। तो मैं किसको सिलेक्ट करूंगा? आई सी अ गाय हु इज लाइक वेरी फिट। क्योंकि फिट क्यों है? क्योंकि भैया उसका काम है और रोज जो है मेहनत करता है, उसकी बॉडी वैसी बन गई है ना, कि वो एक्टिवली इधर से उधर काम कर सकता है, उसको थकेगा नहीं। एक आदमी मुझे दिख रहा है इज लाइक वेरी फैट, वेरी, उसको मेरे से बात करने के लिए भी चेयर चाहिए, तो बेटा वो कैसे काम करेगा एक लेबरर का? हाँ या ना? तो इज लाइक अनफिट फॉर द जॉब। ऐसे लोगों को हटाना प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के अंदर, ठीक है, बेस्ड अपॉन इंफॉर्मेशन सप्लाइड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। क्या एप्लीकेशन फॉर्म की बेटा वो तो एक फिजिकल एग्जांपल हो गया, लेकिन प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के अंदर आप जैसा रेज्यूमे दिखाते हो ना, उस रेज्यूमे के बेसिस पे आपको हटाया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है, ठीक है। वो तो एक एग्जांपल था समझाने के लिए। सिलेक्शन टेस्ट, सिलेक्शन टेस्ट मतलब क्या? एन एम्प्लॉयमेंट टेस्ट इज अ मैकेनिज्म, either a paper and pencil test or an exercise that attempt to measure certain characteristics of individual. These characteristics range from aptitude such as manual, उसके बाद intelligence, personality. बेटा मैनुअल के साथ मतलब आप इंटेलिजेंट हो कि नहीं हो, है ना, नॉलेजेबल हो कि नहीं हो, आपकी पर्सनालिटी कैसी है ना, आपका बेसिकली कैसे आप नॉलेजेबल व्यक्ति हो कि नहीं, इन चीज़ों के लिए आपका टेस्ट लिया जाता है। क्या लिया जाता है बेटा? एक टेस्ट लिया जाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। ऐसे कई सारे टेस्ट लिए जाते हैं जिन टेस्ट से आपको पता चलता है कि यार ये इंसान मेरे जॉब के लिए फिट है कि नहीं है। क्लियर? एक और ये अपना स्टेप हो गया। फिर टेस्ट कुछ लेने के बाद हमारे पास आता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू बेटा वो इंटरव्यू होता है जहां पे आप एक इंटरव्यूअर और एक इंटरव्यू लेने वाला जो इंटरव्यूअर जो होता है, जो इंटरव्यू लेता है, और इंटरव्यू देने जो आता है, वो इंसान जो है, दोनों आपस में कॉन्वर्जेशन करते हैं कि वो पूछता है, उनसे कुछ सवाल पूछता है, किसी सिचुएशन देता है। जैसे आप यूपीएससी के देखते हो ना, कितने सारे इंटरव्यू आते रहते हैं यूट्यूब पे, तो वो क्या है? सब एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, कि वो इंटरव्यू दिया जा रहा है। अगर उसमें लगा कि इंसान फिट है तो आप बोल सकते हो कि हाँ वो इंसान हमारी जॉब के लिए सूटेबल है। इंटरव्यू इज अ फॉर्मल इन डेप्थ कॉन्वर्जेशन कंडक्टिंग टू इवैल्यूएट द एप्लीकेंट्स सूटेबिलिटी फॉर द जॉब। जॉब की सूटेबिलिटी के लिए आपको एप्लीकेंट्स को इवैल्यूएट करना होता है, उनको देखना पड़ता है कि यार ये अगर हम जिसके साथ काम करने वाले हैं वो काम करने लायक है कि नहीं लायक है, उस चीज़ के लिए कुछ थोड़ा बहुत तो आप वार्तालाप करोगे कि नहीं करोगे? हाँ या ना? उसी चीज़ की यहाँ पे बात हो रही है। Through an interview, an interviewer seeks to obtain maximum information about the interviewee, and the interviewee seeks information about the job and the company. वो बोल रहा है कि एक इंटरव्यू के थ्रू इंटरव्यूअर जो है सीक करता है, सीक टू ऑब्टेन मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, वो चाहता है कि आपसे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन निकाले अबाउट द इंटरव्यूई, कि इंटरव्यूई जो है, जो कि मतलब इंटरव्यू दे रहा है, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाले। एंड द इंटरव्यूई सीक्स इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब एंड द कंपनी, कि मतलब वो फिर क्या है, उनकी जॉब और कंपनी के बेसिस पे सारी चीजें वो निकलवाता है कि यार मेरे यहाँ पे काम करने आ रहे हो, पहले से काम आता है कि नहीं आता, और किसी जगह काम किया है कि नहीं किया है, अच्छा ठीक है फिर आ जाओ। तो मतलब क्या कर रहा हूँ मैं? एनालाइज कर रहा हूँ उस इंसान को। क्लियर है? फिर आता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक अभी बोला ना कि पहले कभी काम किया है क्या? बोलता है हाँ हाँ किया ना। कहाँ किया? टाटा में किया। अच्छा टाटा में किया है, मैं लगाऊंगा टाटा में फोन, मैं बोलूँगा हेलो ये इंसान जो आपके काम करता था? बोलता हाँ 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 करता था, कैसा है? बोलता है बकवास आदमी है, बकवास आदमी है, ये काम नहीं करता था, छुट्टी लेता रहता था पूरे टाइम, तो हमने इसको निकाल दिया। और यहाँ पे क्या बोल रहा है? हाँ मैं करता था काम और मैंने बहुत तगड़ा काम किया, वो तो मेरी ग्रोथ नहीं दिखी मुझे इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं होता बेटा। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक का मतलब क्या होता है? मेनी एम्प्लॉयर्स रिक्वेस्ट नेम्स, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर ऑफ रेफरेंस फॉर द पर्पस ऑफ वेरीफाइंग इंफॉर्मेशन एंड गेन एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एप्लीकेंट। बेसिकली कि भैया कुछ इंफॉर्मेशन आपको पता चली होगी, उसको वेरीफाई करना हो या फिर और कोई जानकारी निकालनी हो किसी के बारे में, तो भी वेरीफाई किया जाता है, रेफरेंस लिया जाता है बैकग्राउंड से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अपना पॉइंट नंबर 5, सिलेक्शन डिसीजन। अब भैया सिलेक्शन का डिसीजन भी तो लेना पड़ेगा कि हाँ हम किसी इंसान को चूज कर रहे हैं। तो इन सब में से जो भी आपने अभी तक देखा, इतने सारे टेस्ट लिए, इंटरव्यू ले लिया, सब ले लिया, अब आ गया डिसीजन लेने की बारी। द फाइनल डिसीजन हैज टू बी मेड from among the candidates
हु पास द टेस्ट, इंटरव्यू एंड रेफरेंस चेक, कि जो इंटरव्यू पास कर दे, जो रेफरेंस चेक पास कर दे, जो टेस्ट पास कर दे, जो भी लिए गए हैं टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, वो सब पास कर दे, उसके बाद आपका उसको जॉब ऑफर कर दिया जाता है। जॉब ऑफर कर दिया जाता है, उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है। मतलब इन सब चीज़ों के एनालिसिस करने के बाद आप कुछ व्यक्तियों को सेलेक्ट कर लेते हो, ठीक है। उसके बाद लास्ट आप जो करते हो वो होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन मतलब क्या, सिलेक्शन डिसीजन एंड बिफोर द जॉब ऑफर द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अंडरगो अ मेडिकल फिटनेस टेस्ट। द जॉब ऑफर इज गिवन टू द कैंडिडेट हु इज डिक्लेयर्ड फिट आफ्टर द मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन जब बोलेगा ना कि ये इंसान फिट है, तभी आगे बढ़ा जाएगा। क्लियर है, समझ आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन बोला कि हाँ इसका ब्लड शुगर लेवल अच्छा है ना, ऑक्सीजन लेवल आ रहा है, इसको कोई भी बीमारी नहीं है, कोई सिम्टम नहीं दिख रहे हैं, हेल्थी दिख रहा है पूरी तरीके से, आंखें भी अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा है ना, हार्ट भी अच्छा है, ब्रेन भी अच्छा है, सब अच्छा है, ठीक है, चलो कर दो, इसको जॉब ऑफर कर दो। मेडिकल टेस्ट होने के बाद जॉब ऑफर कर दी जाती है। क्लियर है, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर, उसके बाद सॉरी पॉइंट नंबर 7 एंड 8 भी बच्चे अपने पास। तो जॉब ऑफर, फिर जॉब ऑफर देंगे अपन लोग। जॉब ऑफर देंगे मतलब क्या, द नेक्स्ट स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसेस इज इशूइंग जॉब। फिर जॉब ऑफर करेंगे, जॉब हमें देना है टू दोज एप्लीकेंट्स हु हैव पास्ड ऑल द प्रीवियस हर्डल। जितने भी पीछे पॉइंट थे वो सब पास करने के बाद आप जॉब ऑफर करोगे। इट इज मेड थ्रू अ लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट लेटर हो या ऑफर लेटर हो, उसको एक्सेप्टेंस देने के बाद जब एक जो इंसान ने जॉब के लिए अप्लाई किया था वो जब एक्सेप्ट कर लेगा, एंड कम्युनिकेटिंग टू हिम द रिपोर्टिंग डेट एंड टाइम, कि भैया उसमें जब डेट और टाइम रिपोर्टिंग लिखा रहता है ना कि इस दिन से आपकी ज्वाइनिंग चालू है, तो उस दिन से आपको ज्वाइन करना पड़ता है। क्लियर है। नाउ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट क्या है, व्हेन अ कैंडिडेट एक्सेप्ट्स द जॉब ऑफर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज मेड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बनाया जाता है विच इज रिटन फॉर्म एंड इंक्लूड्स जॉब टाइटल। उसमें जॉब टाइटल होता है, रिटन फॉर्म होता है, उसमें लिखा जाता है आपका काम क्या होगा, है ना, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कौन सा डेट है, व्हेन कंटिन्यूज एम्प्लॉय स्टार्ट कब होगा, एंड बेसिस ऑफ कैलकुलेटिंग सर्विस, रेट्स ऑफ पॉलिसी, रेट्स ऑफ पे, अलाउंसेस, आवर्स ऑफ वर्किंग, लीव रूल्स, सिकनेस, ग्रीवेंसेस, प्रोसीजर। मतलब हर एक चीज उसके अंदर मेंशन होती है कि अगर मान लो कभी कंपनी से जाना हो तो कितने महीने नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, कितने टाइम आपको जो है काम कर सकते हो। आपको ना ऐसे और बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं कि भैया कि इतने साल तक आपको हमारे साथ काम करना पड़ेगा, आपको जो है इतने आवर्स ऑफ वर्किंग देनी पड़ेगी, मतलब 9 घंटे काम करना है, मतलब करना है, ठीक है। उसके साथ साथ ये आपका इन टाइम होगा या आपका आउट टाइम होगा, ये इवन आपके इस डेट को आपकी ज्वाइनिंग होगी, आप कौन कौन सा काम के लिए जिम्मेदार हो वो लिखा जाता है, पेमेंट कितनी होगी, टैक्स डिडक्शन कितना होगा, ठीक है। आपको अगर बेटा कोई मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको अगर कुछ डिडक्शंस होते हैं आपके तो वो क्या होंगे, सारी चीज़ें हम इसके अंदर चेक करते हैं और इसके अंदर फॉलो करते हैं। मतलब इन सब चीज़ों का मेंशन भी कॉन्ट्रैक्ट में होता है। क्लियर है बेटा, ये कुछ आपके पॉइंट्स थे जिसमें क्वेश्चन नंबर आप 2 में ये सारे पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्रेनिंग टू द इंडिविजुअल एंड टू द ऑर्गेनाइजेशन। कि एक इंडिविजुअल को ट्रेन करना या फिर ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेन करने का क्या एडवांटेज होता है, ठीक है। जरा देखिए एक बार क्वेश्चन को बेटा देखा आप लोगों ने क्वेश्चन को, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्रेनिंग टू द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल को क्या एडवांटेज होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को क्या एडवांटेज होते हैं ट्रेनिंग के। आइएगा जरा देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है बेटा अपने पास। द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज टू द एम्प्लॉइज आर एज फॉलोज। कि भैया ट्रेनिंग और डेवलपमेंट एक्टिविटीज कैसे फॉलो कर, मतलब कैसे एडवांटेज करती है एम्प्लॉइज को और ऑर्गेनाइजेशन को, उन चीजों के बारे में बात करते हैं। इंप्रूव्ड स्किल, अच्छा बेटे ट्रेन करना मतलब क्या, कुछ सिखाना, सिंपल सी भाषा, कुछ सिखाना। अब आप जब किसी व्यक्ति को कुछ सिखाते हो, स्किल्स देते हो, कई बार लोगों को हायर किया जाता है ऑन अ पर्सपेक्टिव कि भैया उनको कम सैलरी में काम करवाते हैं, उनको सिखाते हैं, उन्हीं को 3 महीना ट्रेन करने के बाद फिर अपन लोग जॉब में रख लेंगे। ये बहुत स्टैंडर्ड सा रूल है जो कि ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन में आज की तारीख में देखा जाता है। 3 महीने का ट्रेनिंग वाला रूल क्या है भाई,
3 महीने में ट्रेनिंग वाला ये रूल है कि भैया स्किल्स हैं, नॉलेज आप अगर उनको नहीं है या है भी तो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से दे दीजिए। वो स्किल्ड व्यक्ति हो जाएगा, नॉलेजेबल व्यक्ति हो जाएगा, उसको थोड़ा कम पैसों में काम सिखाएंगे और काम सिखाने के साथ साथ काम करवा भी लेंगे और फिर उसके बाद आपको जो है वो बेटा क्या करेंगे, आपको जॉब ऑफर कर देंगे। इससे होगा क्या, एक इंसान थोड़ा स्किल्ड हो जाएगा, नॉलेजेबल हो जाएगा और जब काम की बात आएगी तो अपना काम थोड़ा बेहतर निभा पाएगा। उसे क्या बोला जाता है बेटा, आपका ट्रेनिंग फैसिलिटी, स्किल्स सिखाना, नॉलेज देना। ड्यू टू ट्रेनिंग लीड्स टू बेटर करियर ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल का करियर बेटर हो जाता है कि उसको काम आ जाता है। इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस, इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस मतलब क्या बेटा, ट्रेनिंग मतलब सिखाना। अब आप अच्छी स्किल्स आ गई, किसी को अच्छी नॉलेज आ गई तो बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा है कि वो इंसान बेहतर तरीके से काम कर रहा है, खुद को इंडिविजुअली भी फायदा है, अपने टारगेट्स कंप्लीट करेगा, अपने मेन मोटिव को अचीव करेगा, इंडिविजुअल गोल्स और आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स दोनों अचीव होंगे तो उससे होता है बेटर, इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस होती है। क्लियर, बाय द इंडिविजुअल हेल्प्स हिम टू अर्न मोर मनी, वो ज्यादा पैसा भी कमा पाता है इसी बात से। फिर आता है ट्रेनिंग इंक्रीजेस द सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज का मोरल जो है वो काफी हाई होता है, इंक्रीज हो जाता है और सेटिस्फैक्शन भी काफी इंक्रीज हो जाता है। सेटिस्फैक्शन कैसे इंक्रीज होता है बेटा, जब आपको कोई चीज नहीं आती ना तो आप बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट होते हो, मैं कैसे करूंगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पता नहीं क्या करना पड़ेगा, ठीक है। और हाई मोरल कैसे इंप्रूव हो जाता है बेटा, कई बार जब आपका मोरल जो होता है काफी डाउन हो जाता है क्योंकि आप काम ढंग से नहीं कर पाते, आपकी इच्छा तो है लेकिन आपके पास ना वो रिसोर्सेज नहीं है, वो स्किल नहीं है। जैसे कि एक इंसान है, उसको अपनी आईटी कंपनी खोलनी है लेकिन वो काफी ना परेशान रहता है, उसका मोरल काफी लो रहता है क्योंकि उसको वेबसाइट बनानी नहीं आती, उसको आईटी से रिलेटेड कोई काम नहीं आता, उसको कोडिंग करनी नहीं आती, लेकिन उसको फिर भी अपनी कंपनी तो खोलनी है, मतलब उसका मोरल काफी लो रहता है, डीमोटिवेटेड रहता है। व्हाई, बिकॉज ही डजंट नो हाउ टू डू दोस थिंग्स। क्लियर, इसलिए तो जब आपको स्किल या नॉलेज मिल जाए, ट्रेन हो जाता है एक इंसान, तो उसको बेटर फील होता है। द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होगा वो भी जरा देख लीजिए। इट एनहांसेस एम्प्लॉई प्रोडक्टिविटी बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी एंड लीडिंग टू दी हायर प्रॉफिट। बेटा क्या होता है, जब आप किसी एम्प्लॉय को अच्छी खासा ट्रेन कर दो, सिखा दो, तो बेटा उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है और क्वांटिटी भी इंप्रूव हो जाती है। अब देखो ना, मैंने एक इंसान को बोला कि एक काम कर भाई, तू ना जो है कि जो क्या बोलते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा ना, कई सारे आपने लोग देखे होंगे जो कि बहुत ही शानदार तरीके से होते हैं ना, ASMR वीडियोस देखते हो आप, कि जो वर्कर्स हैं वो बहुत तगड़े तरीके में काम करते हैं। अब आपने देखा होगा एक इंसान जो है ऐसे स्टोर पे काम करता है जहाँ पे कपड़ों का काम होता है। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं, कपड़ों की घड़ी करनी होती है, तो बेटा एक इंसान लेता है, इसको टेबल पे रखता है, ऐसे सजाता है, आराम आराम से सजा सजा के फोल्ड कर करके रखता है। वो पूरे मतलब 2 मिनट ले लेता है उसको, 2 मिनट ले लेता है एक शर्ट को फोल्ड करने के लिए और उसको जमाने के लिए, मतलब प्लेस करने के लिए। उधर ही एक स्किल्ड आदमी को पता है क्या सिखाई, ट्रिक सिखाई कि इसको और इसको होल्ड करो, इसको इससे कनेक्ट करो और ऐसा खींच के फोल्ड करके रख दो, आपका हो गया। 5 सेकंड में फोल्ड खत्म, 5 सेकंड में फोल्ड खत्म। कैसे? क्योंकि आपको ट्रेनिंग मिल गई इस बात की। क्या मिल गई बेटा? ट्रेनिंग मिल गई इस बात की। आप ट्रेनिंग कर पाए तो आपका काम आसान हो गया, क्वालिटी भी इंप्रूव हो गई, प्लस उसके साथ साथ क्वांटिटी भी इंप्रूव हो जाएगी। वो 5 सेकंड में आप 5 सेकंड में या 5 से 10 सेकंड के अंदर आप एक शर्ट की घड़ी कर लेते हो। 5 से 10 सेकंड के अंदर आप एक शर्ट की घड़ी कर लेते हो जहां पे आपको 2 मिनट लग रहे थे। अब देखो कितना बेहतर हो गया, टाइम बच गया आपका, है ना? ज्यादा पैसे कमा पाओगे और उसके साथ साथ फर्म्स को भी बेनिफिट होगा। ट्रेनिंग इक्विप्स द फ्यूचर मैनेजर हु कैन टेक ओवर इन केस ऑफ इमरजेंसी। फ्यूचर जो आपके मैनेजर्स होते हैं उनको काफी ज्यादा हेल्प करी जाती है, हु कैन टेक ओवर इन केस ऑफ इमरजेंसी। क्या इमरजेंसी की कोई दिक्कत आएगी तो ऐसे इंसान जिनको सिखा रखा है आपने, ऐसे लोगों को क्या कर सकते हो, ऐसे लोगों को आप जो है टेम्परेरीली मैनेजर बना सकते हो, या फिर कई लोगों के पास होता है मैनेजर नहीं होता, तो मैनेजर की जगह कौन ले लेगा बेटा? ऐसे लेवल के लोग ले लेंगे मैनेजर की जगह। जैसे कोच होता है बेटा, कई बार जैसे फुटबॉल के अंदर ना कोचेस भी जो होते हैं ना,
आपके खरीदे जाते हैं, कोच भी हायर किए जाते हैं। अब मेन कोच को बीच सीजन में से निकाल दिया गया, और ये अकेला इंसान नहीं होता, इसके नीचे भी बहुत सारे छोटे छोटे कोचेज होते हैं, ठीक है। अब इसको अगर निकाल दिया गया कोच को, तो बेटा बाकी सब भी तो काम करेंगे कि नहीं करेंगे, हाँ या ना? बाकी सब भी काम करेंगे कि नहीं करेंगे? बेटा इन्हीं में से किसी एक इंसान को इसकी जगह मिल जाएगी बाय द टाइम कोई और कोच ना आ जाए, या फिर उसी को मेन कोच बना दिया जाएगा। समझ आया? यही बोला जाता है क्या? यही बोला जाता है, अपना कोच की बात करें तो यही बोला जाता है कि भैया ट्रेनिंग फैसिलिटी भी इम्प्रूव करती है कि हमारे जो लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो मैनेजर की तरह काम कर सकें इमरजेंसी सिचुएशन आए तो। ट्रेनिंग इंक्रीजेस एम्प्लॉय मोरल, रिड्यूसेस एब्सेंटिज्म एंड एम्प्लॉय टर्नओवर। बेटा क्या होता है इसमें ना, ट्रेनिंग से ना एब्सेंटिज्म मतलब इंसान छुट्टियां कम लेता है, उसका मोरल काफ़ी हाई रहता है, इंक्रीज रहता है, अंदर से मोटिवेटेड फील करता है और ज़्यादा से ज़्यादा वो काम करना चाहता है। ये सारी चीज़ें अंदर से फील करता है, इसीलिए फर्म को और इंडिविजुअल को दोनों को बेनिफिट होता है। क्लियर है? समझ आया? क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। कोल कंसल्टेंट्स हैव लॉन्च्ड www.naukriPao.com naukriPao.com नाम का एक इन्होंने वेबसाइट खोली, कंपनी खोली, एक्सक्लूसिव फॉर सीनियर मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स। किसके लिए बेटा? सीनियर मैनेजर प्रोफेशनल्स के लिए। सीनियर मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, ऐसे प्रोफेशनल्स जो कि आपके सीनियर पोस्ट पे आते हैं, ठीक है। द पोर्टल लिस्ट्स आउट सीनियर लेवल जॉब्स की जो पोर्टल है। अब बेटा सीनियर लेवल जो आपकी पोजीशंस के लिए जो है, सीनियर लेवल के आपके लोग भी लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सीनियर लेवल लोगों के लिए आप जॉब्स तो दे रहे हो, लेकिन जॉब कैसी दे रहे हो? वॉचमैन की, रिसेप्शनिस्ट की। बेटा वो जॉब उनके लिए है ही नहीं। जो इंसान सीईओ, किसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड या फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड के इंसान की लेवल की आप पोजीशन चाहते हो, तो इंसान भी तो वैसे लेवल का होना चाहिए, हाँ या ना? या फिर इंसान वैसे लेवल का है तो जॉब भी वैसे लेवल की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो बोथ द थिंग्स मैटर, ठीक है। नाउ द पोर्टल लिस्ट आउट सीनियर लेवल जॉब्स एंड इंश्योर दैट जॉब इज जेन्युइन थ्रू रिगरस स्क्रीनिंग प्रोसेस। किस रिगरस स्क्रीनिंग प्रोसेस के थ्रू ही जॉब जो है जेन्युइनिटी पता चलती है। स्टेट द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हाईलाइटेड इन द केस अबव। कि कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है जो ये यूज किया गया है इनके द्वारा, हाईलाइट है। स्टेट 4 बेनिफिट्स ऑफ अबव आइडेंटिफाइड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब 4 बेनिफिट्स बताइए अबव आइडेंटिफाइड सोर्स ऑफ इंप्रूवमेंट के। चलिए जरा देखते हैं बेटा कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। चलिए, द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हाईलाइटेड इन द अबव केस इज एक्सटर्नल सोर्स। बेटा एक्सटर्नल सोर्स मतलब क्या? एक्सटर्नल सोर्स में आपने एक चीज पढ़ी है, एक्सटर्नल सोर्स मतलब आप बाहर किसी को नौकरी प्रोवाइड कर रहे हो, यस और नो, हाँ या ना? तो बेटा यहां पे हाईलाइटेड कौन सा केस है? पहला, जरा देखो, एक्सटर्नल सोर्सेस। अब बेनिफिट ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट आर। बेनिफिट्स क्या है इसके बेटा? क्वालिफाइड पर्सनल है कि इंसान जो है काफी क्वालिफाइड होगा। ऑर्गेनाइजेशन कैन अट्रैक्ट हाईली क्वालिफाइड पर्सनल्स थ्रू एक्सटर्नल सोर्सेज। अपनी कंपनी के अंदर जो लोग हैं वो लिमिटेड है। हमारे पास 500 लोग अगर काम करते हैं तो 500 लोगों में यार सबसे बेस्ट क्वालिफाइड इंसान ढूंढना मुश्किल है, लेकिन पूरी दुनिया में से बेस्ट क्वालिफाइड इंसान ढूंढना काफी आसान है, मच इजियर, और काफी ज्यादा लोग भी हैं। वाइडर चॉइस, यार लोग ज्यादा है, ऑब्वियसली कंपनी के अंदर ढूंढोगे अपने लोगों को, और मार्केट में जाके ढूंढोगे तो लोग कहाँ ज्यादा मिलेंगे आपको? ऑब्वियसली लोग आपको बाहर ज्यादा मिलेंगे। फिर फ्रेश टैलेंट, यार एक नया टैलेंट आता है। जैसे कि आप देखो ना, कोई भी इंसान सरकार में, अगर कोई भी इंसान बहुत सालों तक अगर काम कर रहा हो तो उनसे ना जो सरकार है ना, वो मतलब सरकार ना, उससे राज्य के लोग भी, प्रजा के लोग भी जो हैं वो बोर हो जाते हैं। उनको चाहिए होता नया फेस, तो क्या करना चाहते हैं? कई बार ना ऑर्गेनाइजेशन चाहती कुछ नया फेस, नई आइडियोलॉजी। एक कंपनी के अंदर रहकर आप एक ही तरह से सोचने लग जाते हो, दूसरी तरीके से सोचते नहीं हो। लेकिन बाहर का जो बंदा आता है वो अलग थॉट्स के साथ आता है, बेहतर सोच के साथ आता है। वही हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करी जाती है। फ्रेश टैलेंट आएगा। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होगी बेटा। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट क्यों? क्योंकि न्यू एंट्रेंट्स एंड क्वालिफाइड फ्रेशर्स क्रिएट कॉम्पिटिटिव स्पिरिट एंड हेल्प्स टू इंप्रूव परफॉर्मेंस। अब जो नया आदमी आता है ना,
जब नया आदमी आता है तो सब लोगों को लगता है अरे यार अब इससे कंपटीशन करना पड़ेगा, ये तो बहुत जोश में काम कर रहा है, हमको भी काम करना पड़ेगा, और इससे एट द एंड क्या होता है बेटा, परफॉर्मेंस बेटर होती जाती है। क्या होती जाती है, परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर होती जाती है। क्लियर है बेटा, इसी को कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी कहा जाता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है अ कंपनी Xylo Limited is setting up a new plant in India। इंडिया के अंदर नया प्लांट डाल रहे हैं Xylo Limited फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑटो कंपोनेंट्स। ऑटो कंपोनेंट्स मतलब गाड़ियों के कंपोनेंट। इन इंडिया इज अ हाईली कॉम्पिटिटिव एंड कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन बेस इन दिस सेक्टर। कि भैया क्या बोल रहे हैं कि जो इंडिया में इसका प्रोडक्शन जो है ना काफ़ी सस्ता होता है कंपैरेटिवली। कॉम्पिटिटिवली क्या है ये बेटा, हाई कॉम्पिटिटिव है, कॉस्ट काफ़ी इफेक्टिव होती है, काफ़ी कम रेट पे आपको प्रोडक्शन मिल जाता है। मैनी रेप्यूटेड कार मैन्युफैक्चरर सोर्स देयर ऑटो कंपोनेंट्स फ्रॉम हेयर। काफ़ी सारे रेप्यूटेड जो कंपनी है वो इंडिया से ही सामान मंगा रही है, बोल रहे हैं। Xylo Limited is planning to capture about 40% of the market share in India and also export to the tune of at least 50 करोड़ in 2 years। 2 सालों में 50 करोड़ के आसपास ये क्या करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं ऑफ इट्स प्लान्ड ऑपरेशन के अंदर। टू अचीव दिस टारगेट इट रिक्वायर्स अ हाईली ट्रेन्ड एंड मोटिवेटेड वर्कर। क्या बोल रहे हैं कि वो बोल रहा है कि तो हाईली ट्रेन्ड या मोटिवेटेड वर्कफोर्स चाहिए इनको, हाईली ट्रेन्ड या मोटिवेटेड वर्कफोर्स चाहिए इस काम के लिए। यू हैव बीन रिटेन्ड बाय द कंपनी टू एडवाइस इट इन दिस मैटर। वो बोल रहे हैं इस मैटर में कंपनी को जरूरत है एडवाइस की, दीजिए आप एडवाइस, आपसे पूछ रहे हैं। इसी चीज को केस स्टडी बोलते हैं और ये काफी काम आती है। चलिए देखते हैं बेटा अपन कैसे एडवाइस देने वाले हैं कि हम इनकी हेल्प कर सकें। वाइल गिविंग आंसर्स कीप इन माइंड द सेक्टर द कंपनी इज ऑपरेटिंग। अच्छा, आंसर देने के टाइम पे ना ये याद रखना किस चीज में काम करती है कंपनी, ऐसा वो ऑलरेडी बोल रहे हैं। ठीक है, आउटलाइन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग द कंपनी शुड फॉलो। कि बताइए कौन कौन से आपको स्टाफिंग की जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना चाहिए। विच सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट द कंपनी शुड रिलाई ऑन, किस सोर्सेज के ऊपर कंपनी को रिलाई करना चाहिए। गिव रीजन, रिकमेंडेशन दो, बताओ क्यों सही है। आउटलाइन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन के प्रोसेस को आउटलाइन करो। और सिलेक्शन द कंपनी शुड फॉलो विथ रीजन। कि भैया सिलेक्शन के प्रोसेस को आउटलाइन करो जो कंपनी को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, इन सब का आंसर देखिएगा बेटा। सबसे पहले Xylo Limited is planning to set up a new plant in India for manufacturing auto components। के ऑटो कंपोनेंट्स बनाने इंडिया के अंदर, ये इसका पर्पस है। ठीक है, नाउ द प्राइम कंसर्न ऑफ द कंपनी इज टू हायर द मैन पावर। प्राइम कंसर्न क्या है इनका, मैन पावर हायर करना है, मैन पावर हायर करना है। ठीक है, हु आर हाईली ट्रेन्ड एंड मोटिवेटेड, जो कि क्या है, हाईली मोटिवेटेड है, वेल ट्रेन्ड है। ठीक है, इन ऑर्डर टू अचीव द टारगेट को अचीव करने के लिए द कंपनी शुड फॉलो द स्टाफिंग प्रोसेस इन दिस मैनर। इस मैनर में स्टाफिंग प्रोसेस को इनको इस्तेमाल करना चाहिए। कौन सी है स्टाफिंग प्रोसेस बेटा, पहले मैन पावर कितना चाहिए वो बताओ, क्योंकि काम बढ़ाना है, मार्केट शेयर कैप्चर करना है 40%, वो भी तो लोगों की तो जरूरत पड़ेगी ना। आइए बेटा देखो, सबसे पहले क्या करोगे, अनुमान लगाओगे, एस्टिमेट करोगे, अनुमान लगाओगे कितने लोगों की जरूरत है। दूसरी बात फिर रिक्रूट करोगे, क्या करोगे, रिक्रूट करोगे। फिर उसके बाद करोगे सिलेक्शन, फिर करोगे सिलेक्शन, और फिर उसके बाद आएगा प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। कि प्लेसमेंट करोगे, ओरिएंटेशन करोगे, कौन से इंसानों कहाँ पे प्लेस करना है। ओरिएंटेशन मतलब क्या, कोई इंसान नया आता है कंपनी के अंदर तो उसको बताया जाता है, ओवरव्यू दिया जाता है कि कंपनी में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं होती हैं, क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या रेगुलेशन है, व्हाट आर द पॉलिसीज ऑफ अ कंपनी, वो सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया जाता है रिक्रूटमेंट के अंदर, सिलेक्शन के अंदर, सब चीज़ों के अंदर। क्लियर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। बेटे ट्रेन करो, डेवलप करो, इससे बेहतर बनेगा हमारा एम्प्लॉई। परफॉर्मेंस अप्रेजल, बेटा अच्छा काम कर रहा है तो बेनिफिट्स दो, बोनस दो,
आपका कोई बेनिफिट मतलब कुछ भी दो, मतलब बेनिफिट्स दो कोई ना कोई, या एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का ऐसा होर्डिंग लगा दो, तो मतलब रिवॉर्ड्स दो, अप्रेजल दो, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। बेटा अगर अच्छा काम कर रहा है कंसिस्टेंटली तो भैया प्रमोशन करो उसका, बेहतर काम कर रहा है तो अच्छे से काम करने के लिए और प्रमोट करो, प्रमोशन करो। कॉम्पनसेशन ऑफ द एम्प्लॉय, ढंग से पैसा दो, ढंग से पैसा दो, पैसे में मक्कारी नहीं चाहिए, पैसे में मक्कारी दी तो इंसान डिमोटिवेट हो जाएगा, पैसा ढंग से दो, ठीक है। द कंपनी इज एस्टैब्लिशिंग अ न्यू यूनिट ऑफ इंडिया, न्यू यूनिट इन इंडिया। कंपनी क्या एस्टैब्लिश कर रही है बेटा, एक न्यू यूनिट जो है एस्टैब्लिश कर रही है इंडिया के अंदर। दस दे शुड रिलाई ऑन एक्सटर्नल सोर्सेज ऑन रिक्रूटमेंट। क्या करते हैं बेटा, वो एक्सटर्नल सोर्सेज पे रिलाई कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट के एक्सटर्नल सोर्सेज पे रिलाई कर रहे हैं कि भैया बाहर से लोग आएंगे तो अपन कर लेंगे, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। दे शुड अडॉप्ट दिस सोर्स एंड थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स दे विल एबल टू गेट गुड स्टाफ इन द कंपनी। अब क्या होगा, कंपनी के अंदर बेटा अच्छा स्टाफ लेके आ सकते हो, ऐसा ये बात बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अच्छा स्टाफ लेके आ सकते हो। दे शुड अडॉप्ट दिस सोर्स एंड थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हो रहा है मतलब किसी और कंपनी का एम्प्लॉय हमारे में आ गया, हमारा उनके अंदर चले गया, ऐसा कोई एक्सचेंज हो गया। प्लेसमेंट एजेंसी से कोई अच्छा आदमी मिल गया, लेबर कॉन्ट्रैक्टर से मिल गया। दे विल एबल टू गेट गुड स्टाफ इन द कंपनी, वो उस तरीकों से अच्छा स्टाफ लेके आ पाएंगे कंपनी के अंदर। बेटा ये बातें करी गई। उसके बाद आता है दिस रिकमेंडेशन इज फ्रूटफुल बिकॉज थ्रू दिस सोर्स द कंपनी विल हैव अ वाइड चॉइस ऑफ कैंडिडेट। इस प्रोसेस के थ्रू हमारे पास लोग बहुत सारे होंगे ना सिलेक्ट करने के लिए, कितना अच्छी बात है, हमारे पास लोग बहुत है और हमें चूज करना पड़ रहा है तो हम बेहतर ही चूज कर पाएंगे। दे कैन गेट द क्वालिफाइड पर्सनल, ब्रिंग न्यू ब्लड इन द ऑर्गेनाइजेशन हु आर हाईली कॉम्पिटिटिव एंड विल वर्क हार्डर टू शो बेटर परफॉर्मेंस। ये बहुत सही बात बोली गई है। क्या होता है, जो एम्प्लॉय ऑलरेडी काम कर रहा होता है ना, वो ऐसा हो जाता है अरे यार ठीक है 2 बजे लंच कब होगा, रोज का है तो रोज का है। लेकिन तुरंत से कोई नया आदमी आ जाता है जो कि बहुत एनर्जेटिक है, लंच भी नहीं कर रहा है, काम करे जा रहा है, तो लोग उसको बोलते हैं अरे यार यही हमारा प्रमोशन कहा जाएगा, इतने सालों से हम बैठे हुए हैं, ये इतना एनर्जी कर रहा है, एनर्जेटिकली काम कर रहा है, एक काम करो मैं भी करता हूँ, मुझे ही प्रमोशन चाहिए। तो आपके बीच में क्या होता है, कॉम्पिटिशन आ जाता है, हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है, ठीक है। थ्रू, थर्ड पॉइंट कह रहा है, थ्रू रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन रिसीव लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन, बहुत लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन को ये रिसीव करती है। इन ऑर्डर टू सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट, मतलब सबसे सुटेबल जो कैंडिडेट होगा हमारी जॉब के लिए, टू परफॉर्म द जॉब सिलेक्शन प्रोसेस इज टू बी कंसिडर्ड, कि सिलेक्शन प्रोसेस को कंसिडर करिए अगर आपको सबसे सुटेबल आदमी को अपनाना हो या लाना हो कंपनी के अंदर। मोस्ट सूटेबल इंसान जो होगा वो आपको फायदा ही पहुंचाएगा, इस बात को याद रखना। क्लियर है, समझ आया बेटा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए, फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी टेकन इन सीरीज, कि ऐसे कुछ स्टेप्स लीजिए जिससे आप कभी भी ऐसा कोई भी मतलब सही इंसान का चुनाव कर पाए। फर्स्ट स्टेप, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब है कि भैया बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया होगा, उसमें जो क्वालिफाइड व्यक्ति है उसको रख लो, बाकी सारे अनक्वालिफाइड लोगों को रिजेक्ट कर दो। सेकंड स्टेप बोलता है कि भैया प्रैक्टिकल टेस्ट ले लो, पर्सनालिटी टेस्ट ले लो, देख लो कि भैया वो इंसान के अंदर दिमाग है कि नहीं है, एप्टीट्यूड टेस्ट ले लो, ठीक है। फिर बोलता है इंटरव्यू ले लो। थर्ड स्टेप में बोल रहा है इंटरव्यू ले लो, जान लो जिस व्यक्ति के साथ काम करना है और लगे कि इंसान कॉन्फिडेंट है, काम आता है, फिर कर लो, फिर उसको जॉब ऑफर करो। अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट इज कॉल्ड टू आइडेंटिफाई द बेस्ट अमंग हंड्रेड्स, कि जो पैनल होता है जो कि इंटरव्यू में बैठता है वो बुलाया इसलिए जाता है कि वो बाकी सबके सामने ये एक बेहतर तरीके से राय दे पाए, बेहतर राय दे पाए, उसी क्या बोला जाता है बेटा, आपके इंटरव्यूअर्स कहा जाता है। क्लियर है? फोर्थ स्टेप, सिलेक्शन डिसीजन लेना होगा। अब सेलेक्ट का डिसीजन करना होगा ना, चूज तो कर लिया पर अब सिलेक्शन करो कि भैया इन लोगों को आप कर दो, एक्सेप्ट दे दो, बाकी सब लोगों को रिजेक्शन दे दो। तो दिस द कैंडिडेट हु विल पास द टेस्ट इन इंटरव्यू आर शेड्यूल इंक्लूडेड इन सिलेक्टेड, और जो नहीं कर पाते उनको एग्जामिन, मतलब क्रिटिकली एग्जामिन दैट दे आर बेस्ट और नॉट, और उनको देखा जाता है कि भैया वो अच्छे हैं भी कि नहीं। फिफ्थ,
इन देयर मेडिकल चेकअप। अब मेडिकल चेकअप होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है कि यार ये इंसान फिट है कि नहीं, अनफिट हुआ और हमने इसको रख लिया जॉब पे, बीमार पड़ता जा रहा है बहुत ज़्यादा, तो यार हमारा नुकसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ करो। फिर उसके बाद 6 स्टेप बोल रहा है इज टू ऑफर द जॉब, जॉब ऑफर करे, है ना, प्रोवाइडिंग देम अ लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट लेटर प्रोवाइड करो, इन विच टर्म्स एंड कंडीशंस आर मेंशन्ड, टर्म एंड कंडीशन जिसमें मेंशन्ड हो उन सब चीज़ों की बात करो। और फाइनल स्टेप होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट व्हेन कैंडिडेट एक्सेप्ट्स द जॉब। अब जॉब एक्सेप्ट कर लिया, बस सारा काम खत्म हो गया, आपको जॉब मिल गई, स्टाफिंग का काम खत्म। स्टाफिंग का मतलब क्या, लोगों को ढूंढना, सेलेक्ट करना, ट्रेन करना, उनको लाना, मेडिकल वगैरह कराना, एक्सेप्टेंस देना और उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना। कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही स्टाफिंग प्रोसेस हमारा डन हो जाता है, हमने अपॉइंट कर लिया किसी को, ठीक है, हमने अपॉइंट कर लिया किसी को। यही हमारे पास काफी सारे स्टेप्स थे। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, एक बार जरा रीड करिए इसको। ठीक है बेटा, तो आपने इसको देख लिया एक बार। चलिए अब जरा देखिएगा, पढ़ते हैं इसको। अ मेजर इंश्योरेंस कंपनी हैंडल्ड ऑल रिक्रूटिंग, स्क्रीनिंग एंड ट्रेनिंग प्रोसेस फॉर डेटा एंट्री। कि एक मेजर इंश्योरेंस कंपनी है जिसने हैंडल्ड ऑल रिक्रूटिंग, सारी रिक्रूटिंग, स्क्रीनिंग, ट्रेनिंग प्रोसेस फॉर डेटा एंट्री, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, अब इसने क्या किया, देयर कॉम्पिटिटर्स वाज अट्रैक्टिंग मोस्ट ऑफ द क्वालिफाइड पोटेंशियल एंड एम्प्लॉइज इन द मार्केट। कि भैया मार्केट में वो जो इनके कॉम्पिटिटर्स थे वो और अच्छे क्वालिफाइड पोटेंशियल एम्प्लॉइज को मार्केट में डाल रहे थे। रिक्रूटिंग वॉज मेड इवन मोर डिफिकल्ट बाय द स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी एंड द जॉब सीकर्स मार्केट। कि रिक्रूटिंग और ज़्यादा टफ हो रही थी, क्यों? क्योंकि जॉब सीकर मार्केट देखोगे और इकोनॉमी को देखोगे तो इकोनॉमी और ये सब काफ़ी डिफिकल्ट फेज में चल रही थी, हाँ या ना। दिस रिजल्ट इन द क्लाइंट हैविंग टू चूज फ्रॉम कैंडिडेट्स हु हैड द सॉफ्ट स्किल्स नीडेड फॉर द जॉब बट लैक द प्रॉपर हार्ड स्किल एंड ट्रेनिंग। यहाँ पे रिजल्ट में क्या पता चला गया, क्लाइंट को रिजल्टेड इन द क्लाइंट हैविंग टू चूज, कि क्लाइंट को चूज करना पड़ता था, या तो सॉफ्ट स्किल वाला इंसान ले आओ और उसको ट्रेनिंग दो और तब जाके उसको हार्ड स्किल में प्रॉपर कन्वर्ट कर सकोगे, हार्ड स्किल लेबर के अंदर। ठीक है, एज ए HR मैनेजर व्हाट प्रॉब्लम डू यू सी इन द कंपनी, कंपनी के अंदर क्या प्रॉब्लम आपको दिख रही है वो बताइए। HR हो आप कंपनी के, और हाउ डू यू थिंक इट कैन बी रिजॉल्व, कैसे आपको लगता है कि ये सॉल्व हो सकती है। जरा देखिएगा, सबसे पहला, द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर में फेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम फेस करी जा सकती है, लैक ऑफ ट्रेन्ड वर्कर, ट्रेन्ड वर्कर्स की कमी होना, लैक ऑफ सफिशिएंट पर्सनल फॉर प्रोवाइड कस्टमर सर्विस वगैरह, लैक ऑफ सफिशिएंट पर्सनल्स टू प्रोवाइड। अच्छा हाँ, अब कस्टमर सर्विस वगैरह नहीं दे पा रहे हो क्योंकि लोग कम है आपके पास, ठीक है, वो वाली दिक्कत हो रही है। इनसफिशिएंट मेंटेनेंस ऑफ डेटा ढंग से मैनेज नहीं हो पा रहा है, ठीक है। फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन टू रिजॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। अब इनको सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हैं वो देखो जरा। प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ द पर्सनल जो यहाँ पे लैक ऑफ ट्रेन्ड वर्कफोर्स, अगर लोगों के पास ट्रेनिंग नहीं है, वो अनक्वालिफाइड है, तो उनको ट्रेन करके क्वालिफाइड बनाओ, ठीक है। दूसरी बात, लैक ऑफ सफिशिएंट पर्सनल टू प्रोवाइड कस्टमर सेटिस्फैक्शन अगर नहीं हो रहा है तो क्या करोगे, प्रोविजंस ऑफ इंसेंटिव बेस्ड स्कीम बढ़ाइए, जिससे कि कस्टमर आपके जो एम्प्लॉइज हैं वो अट्रैक्ट हों, ढंग से काम करें और कस्टमर सर्विसेज दे पाए ढंग से। क्लियर? फिर क्या, इनसफिशिएंट मेंटेनेंस ऑफ डेटा का इनसफिशिएंट मेंटेनेंस करना। प्रॉपर डेटाबेस शुड बी मेंटेन्ड बाय द कंपनी इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एफिशिएंट सर्विसेज। अगर आपको ये एफिशिएंट सर्विसेज देनी है तो आपको प्रॉपरली डेटा को मेंटेन करना पड़ेगा, हर तरह से डेटा को सेव करना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में बेटा जो सबसे महंगी चीज है ना, जो सबसे महंगी चीज है वो है डेटा। किसी भी एस्पेक्ट में देख लो, डेटा प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। कई बार आपने देखा होगा, आप कुछ कंपनियां, कॉलेजेस या स्कूल में नंबर देते भी नहीं हो, लेकिन आपका नंबर ऑलरेडी पहुंच जाता है उनके पास। कैसे? क्योंकि आपका डेटा बेचा जाता है दूसरी कंपनीज को, जो कि लीगली अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी किया जाता है। कॉलेजेस जो है, स्कूल जो है, वो दूसरे कॉलेजेस को डेटा बेचते हैं। आपके पास फोन्स आते हैं, कॉल्स आते हैं, क्या ये हमारे साथ ज्वाइन कर लीजिए, हमारे पास ये फलाना
कॉलेज का आपका रेफरेंस था, हमारे पास ये कोर्सेज होते हैं, ये कर लीजिए, ऐसे कई सारी तरह से आपको फ़ोन आते हैं। क्लियर है? तो ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे आपको देखना पड़ता है। क्लियर? अब ज़रा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? मिसेस जयश्री रिसेंटली कंप्लीटेड हर पोस्ट ग्रेजुएशन। जयश्री ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन रिसेंटली कंप्लीट किया। ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआर मैनेजमेंट के अंदर उसने डिप्लोमा भी लिया। ठीक है। अ फ्यू मंथ्स फ्रॉम नाउ अ लार्ज स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपॉइंटेड हर एज इट्स एचआर मैनेजर। एक बड़ी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने जो है एचआर की तरह उसको एचआर मैनेजर की तरह हायर किया। क्लियर है? एज ऑफ नाउ द कंपनी एम्प्लॉयज 800 पर्सन्स। 800 लोग हैं हमारे पास। कितने लोग हैं बेटा? 800 लोग हैं। एंड हैज एन एक्सपेंशन प्लान इन हैंड, और हम और बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा हम लोग ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं। विच मे रिक्वायर अनदर 200 लोगों की जरूरत, और 200 लोगों की जरूरत ऐसे लग सकती है प्लान के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपैंड करना चाहते हैं बिजनेस को, फॉर वेरियस टाइप ऑफ एडिशनल रिक्वायरमेंट। और एडिशनल रिक्वायरमेंट चाहिए होगी एक्सपेंशन करने के लिए, तो 200 लोगों की और जरूरत है हमें। मिसेस जयश्री हैज बीन गिवन कंप्लीट चार्ज ऑफ द कंपनीज ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। कंप्लीट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को इन्होंने क्या दिया हुआ है? पूरा आपको चार्ज दिया हुआ है कि आप चलाइए पूरा एचआर डिपार्टमेंट। क्लियर है? अब जरा देखिएगा, पॉइंट आउट। फर्स्ट पॉइंट आउट व्हाट फंक्शन इज शी सपोज टू परफॉर्म। कौन से फंक्शन ये सपोजिंगली परफॉर्म इसको करने चाहिए, पहला वो। दूसरा, व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू फोर सी इन हर जॉब। उसकी जॉब में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको दिखती है वो। व्हाट स्टेप्स इज शी गोइंग टू टेक टू परफॉर्म हर जॉब। कौन से स्टेप्स हैं जो वो लेगी अपने जॉब को परफॉर्म करने के लिए बेहतर तरीके से। ठीक है। और चौथा, हाउ सिग्निफिकेंट इज हर रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे सिग्निफाई कर सकती हो अपना प्रेजेंस उस ऑर्गेनाइजेशन में, ये भी बताना है। तो क्या क्या बताना है? व्हाट फंक्शन इज शी सपोज टू परफॉर्म, कौन कौन से फंक्शन उसको करने चाहिए। दूसरा, डू यू फोर सी इन हर जॉब, वो क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आएगी तो बताइए। उसके बाद बताइए एफिशिएंटली काम करने के लिए कौन से स्टेप्स उसको लेने चाहिए। उसके साथ साथ उसका रोल कैसा होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये आपको सब बताना है। चलिए आइएगा। सबसे पहले मिसेस जयश्री एज एचआर मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। उसको फॉलोइंग फंक्शन परफॉर्म करने होंगे। कैसे? पहला, रिक्रूटमेंट मतलब अच्छे लोगों को, बहुत सारे लोगों को आप एप्लीकेशन डलवाइए कि आपकी कंपनी के अंदर कोई जॉब है, लोगों को इकट्ठा करें। ठीक है। प्रिपेयर जॉब डिस्क्रिप्शन बताओ कि भैया ऐसे ऐसे लोगों की जरूरत है हमें। जैसे ही बहुत सारे लोग आ गए, उनको बताओ कि ऐसे ऐसे लोगों की जरूरत है हमें, अगर आप कर सकते हो ये काम तो बताइए, रेज्यूमे दे दीजिए। प्रिपेयरिंग कॉम्पनसेशन एंड इंसेंटिव, कि भैया आपसे सब बात हो गई, उसके बाद क्या है, इतना पैसा दे सकते हैं, बताओ अगर काम करने के लिए रेडी हो तो बताना जरा। ठीक है। कॉम्पनसेशन की भी बात कर रहे हैं। फिर अरेंजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी आपको, ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। ठीक है। ट्रेन करो, क्या आपको सिखाएंगे भी साथ ही साथ। फिर आपको बोल रहे हैं मेकिंग वेलफेयर स्कीम फॉर एम्प्लॉयज के लिए वेलफेयर स्कीम भी है भाई साहब, आपका नुकसान नहीं होने देंगे, आपको बेनिफिट करेंगे हम लोग। ठीक है। हैंडलिंग ग्रीवेंसेज ऑफ एम्प्लॉय के ग्रीवेंसेज को हैंडल करना होगा, तो भी आपको यहाँ पे आके बोलेंगे कि आपके पास कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, किसी से मतभेद हो जाए, किसी चीज़ से ना खुश हो, कहीं छुट्टी उट्टी लेनी हो, कोई ना दे रहा हो, तो आना मेरे से बात कर लेना, मैं एचआर हूँ यहाँ का। ठीक है। ऐसा भी बात किया आपने। फिर हैंडलिंग लेबर डिस्प्यूट्स, अरे लड़ाई झगड़ा हो जाएगा तो भी तो आपको अलग करना पड़ेगा ना, लड़ाई झगड़ा हो गया तो भी आपको अलग करना पड़ेगा, वही आपका लेबर डिस्प्यूट्स को हटाना, वो भी एचआर का काम। शी मे फेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम, वो शायद फॉलोइंग प्रॉब्लम फेस करे। कैसी फॉलोइंग प्रॉब्लम फेस करे? प्रॉपरली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स मे नॉट बी अवेलेबल। क्वालिफाइड जो कैंडिडेट्स हैं वो शायद अवेलेबल ना भी हों, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है। कि वो जैसा इंसान चाह रही है वैसा इंसान ना मिले, कि आप चाह रहे हो कि 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस रखने वाला एक ब्लॉकचेन डेवलपर मुझे मिल जाए, नॉट पॉसिबल, बहुत मुश्किल है। क्लियर है? बहुत मुश्किल है। तो ऐसी कोई डिमांड रख लेना, क्योंकि बेटा जो स्कोप है ब्लॉकचेन डेवलपर मतलब क्या,
क्रिप्टो करेंसी की डेवलपिंग करनी होती है जो, वो अगर करने वाला ऐसा कोई इंसान चाहिए जिसके पास 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस हो। क्रिप्टो करेंसी का मार्केट ही अब उठाए तो 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले लोग कितने होंगे? बहुत कम, बहुत कम। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, और फिर होंगे भी लोग तो फिर पैसा बहुत चार्ज करेंगे। आपका बजट अगर बहुत कम है तो फिर इंसान ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया। क्लियर? दूसरी बात, डिमांड फॉर वेजेस में गो हायर, हो सकता है डिमांड बढ़ जाए, पैसे ज्यादा चार्ज करने लग जाए। आफ्टर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग द वर्कर में लीव द ऑर्गेनाइजेशन, हो सकता है ट्रेनिंग देने के बाद, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद वर्कर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दे कि मैंने इसको सिखाया, बहुत सिखाया और उसके बाद मैंने सीधा छोड़ दिया, वो भी हो सकता है। उसके बाद ट्रेड यूनियंस में ब्रिंग अनरीजनेबल डिमांड्स, ट्रेड यूनियन क्या करेगा? अनरीजनेबल डिमांड्स को लेकर आ सकता है कि अनरीजनेबल डिमांड्स है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स आ गई, ये सब चीज़ों को भी आप फॉलो, मतलब ये सब चीज़ें भी आपको देखनी पड़ सकती हैं एज अ एचआर मैनेजर। फिर आता है थर्ड पॉइंट, फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन बाय हर टू परफॉर्म हर जॉब एफिशिएंटली। अब कुछ चीज़ें वो कर सकती है जिससे वो अपने जॉब को और बेहतर तरीके से कर सके, जैसे कि शी शुड मेक यूज ऑफ ऑल द पॉसिबल रिसोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, कि वो सारी तरह से रिक्रूट करे, जो भी उसके पास ऑप्शंस हो वो हर तरह से रिक्रूट करे, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, इंटरनल रिक्रूटमेंट, जो भी चाहे वो करे, जिससे ढंग से सबसे अच्छा आदमी आप चूज करके लेके आओ। दूसरा, शी शुड फ्रीक्वेंटली कंसल्ट द एक्सपर्ट एंड ऑल्सो ऑब्जर्व द पॉलिसी फॉलोड बाय कॉम्पिटिटर्स टू रिक्रूट एंड रिटेन द वर्कफोर्स। बोल क्या रहे हैं? शी शुड फ्रीक्वेंटली कंसल्ट, उसको फ्रीक्वेंटली कंसल्ट करना चाहिए, किससे? एक्सपर्ट से, एंड ऑल्सो ऑब्जर्व द पॉलिसी फॉलोड बाय, उसे ऑल्सो क्या करना चाहिए? ऑब्जर्व करना चाहिए पॉलिसी फॉलोड बाय कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स मतलब क्या? जहां पे दो लोगों के बीच में कॉम्पिटिशन हो रहा हो, तो कॉम्पिटिटर्स के बीच में आप क्या है पॉलिसी फॉलो करवा सको, सॉरी क्या था? एंड ऑल्सो ऑब्जर्व द पॉलिसीज फॉलोड बाय कॉम्पिटिटर्स, हाँ, कि जो पॉलिसी आप बना रहे हो वो कॉम्पिटिटर्स के द्वारा जैसी आप फॉलो करवा रहे हो उनसे। कॉम्पिटिटर्स टू रिक्रूट एंड रिटेन दी वर्कफोर्स, कि यार आप ऐसी पॉलिसी बनाओ जिसमें कॉम्पिटिटर्स और आपके बीच में जो आपके डिफरेंसेस हैं वो ऐसे हो कि भैया वर्कफोर्स आप रिटेन कर सको, ऐसा ना हो कि हमारे बंदे छोड़ के उनके पास चले गए, हाँ या ना? ऐसी पॉलिसी बनाओ भैया। दूसरी चीज क्या? शी शुड मेंटेन कोऑर्डिनल रिलेशनशिप विद ट्रेड यूनियंस, उसे क्या करना पड़ेगा? कोऑर्डिनल रिलेशनशिप रखने पड़ेंगे ट्रेड यूनियंस एंड एनकरेज देम टू एक्ट एज वन बिग फैमिली। अब बताओ, अपने ट्रेड यूनियंस के साथ ही आप लड़ाई झगड़ा करने लग गए, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आप धंधा कैसे करोगे, व्यापार कैसे करोगे? उन्हीं चीजों की बात कर रहे हैं। तो एक बिग फैमिली जैसा पार्ट बनाइए उनको, ऐसा बोलिए कि हम एक बहुत बड़ा परिवार है, ऐसे ही रखिए और आपस में मिलजुल कर ही आप इसको काम करिए। ठीक है, अलग अलग राहों पे चलोगे, अलग अलग अगर डिस्प्यूट्स होंगी, मतभेद होंगे, तो मनभेद होंगे, तो आप क्या बोलोगे? हो सकता है कि आपको दिक्कतें आए इवन रिक्रूटिंग प्रोसेस के अंदर या बिजनेस के एक्टिविटीज में। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, हर रोल इज वेरी सिग्निफिकेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसका रोल बहुत ही सिग्निफिकेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। शी इज अ एचआर मैनेजर, वो एचआर मैनेजर है एंड कंसर्न विद टाइमली प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट मैन पावर। और क्या है बेटा? टाइमली प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट पावर, कॉम्पिटेंट मैन पावर का वो टाइमली कंसर्न रखती है एंड इंश्योरिंग इट इफेक्टिव and efficient utilization so as to survive along with the three main objective, organizational, individual and societal। बेटा तीनों जो ऑब्जेक्टिव है इनके, ऑर्गेनाइजेशनल, इंडिविजुअल और सोसाइटल, कि ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो, खुद को भी बेनिफिट हो, उसके साथ साथ हर एक इंडिविजुअल को बेनिफिट हो और सोसाइटी के अंदर भी आप बेनिफिट्स वगैरह दे सको, सोशल बेनिफिट्स भी दे सको। ये सब कब हो पाएंगे? जब वो ढंग से लोगों को अपॉइंट करे, उनको काम करवाए, उनकी कोई भी प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व करे और एफिशिएंट और इफेक्टिव वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करे, तभी जाके वो ढंग से काम करवा सकती। तो उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग ही नहीं आएंगे तो काम कैसे होगा? सिंपल सी बात, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बेटा? ऐसे और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पे KG 1 to 12 आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी ऑल फॉर फ्री। तो CBSE इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, CUET, NTSC, ओलंपियाड, CBSE हिंदी मीडियम के लिए अपने पास अलग चैनल भी है बेटा, चाहे तो आप जाके वहां पे चेक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं उसको। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, सारे बोर्ड्स में भी अपने पास वीडियोस अवेलेबल हैं।
टैबलेट हो, मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो, डजंट मैटर, वीडियो आप देख सकते हो, सानिध्य सर की सबकी वीडियोस देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ऑल्सो हमारे पास ई नोट्स और ई बुकलेट्स भी हैं जो कि नोट्स होते हैं, बेसिकली आपको बनाने की जरूरत नहीं है, हम कर देते हैं वो काम, और हम हमारे एक्सपर्टिज्म के साथ करते हैं। हमें इतना नॉलेज है, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो हमें पता है किस तरह से प्रेजेंट करने हैं आपको नोट्स अपने, और जो चीज़ देखोगे वह एग्जाम में लिखोगे तो नंबर 100 में से 100 ऐसे ही आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारी नॉलेज के हिसाब से जो आपने नोट्स बनाए, हमने नोट्स बनाए, वो आप ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको प्रेस करिए, नोट्स अवेल करिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा उस चीज़ का। क्लियर है? उसके साथ साथ बाकी सारे सोशल मीडियाज पर भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं, दैट इज यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और एटसेट्रा। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो।